The first thing that you need to understand that these bodies are what? Perfectly elastic bodies. Perfectly elastic bodies कैसे bodies होते हैं? After deformation, they will completely recover their shape and size, right? Which means इस body के अंदर deformation होगा नहीं, दबा हुआ surfaces होगा नहीं. अगर दबा हुआ surfaces नहीं है, तो इसके पास कोई potential energy नहीं रहेगा फाइनल, right? तो पहले इनके पास क्या है? kinetic energy. इस सिचुएशन में पूरा दब चुका है. काइनेटिक एनर्जी का एक मेजर फ्रैक्शन, एक मेजर पार्ट किस में कन्वर्ट हो चुका है? पोटेंशियल एनर्जी. फिर से ये बॉडीज अपना शेप एंड साइज फिर से क्या करता है? रिकवर कर लेता है. फिर से वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है, राइट? सो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव रिटन? द फर्स्ट इक्वेशन वाज मोमेंटम कंजर्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन वाज काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन. कि टकराने के पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था, टकराने के बाद जब ये दोनों बॉडीज अलग हो जाती, उन दोनों सिचुएशंस का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सेम होता है. कुछ याद आया? कल ही तो था आई थिंक सो, राइट? सो इक्वेशन क्या होगा इन दिस केस? m1 into u1 plus m2 into u2 that is equal to m1 into v1 plus m2 into v2. मतलब स्टेज 1 एंड स्टेज 3 के मोमेंटम को हमने क्या किया? कंजर्व किया. ये हो गया स्टेज 1 का मोमेंटम. ये क्या हो गया? दिस इज स्टेज 2 का मोमेंटम. और हमने क्या किया था? जितना मुझे याद है, हमने m1 कॉमन लिया था, तो यहाँ पर क्या बचा? u1 माइनस v1, राइट? करेक्ट. और यहाँ पर अगर हम m2 कॉमन लेते तो यहाँ पर क्या बचेगा? v2 माइनस u2, राइट? और हमने इसको अपना इक्वेशन 1 मान. कल का कंटिन्यूशन चल रहा है. इज दैट क्लियर? सपना नहीं देख रही ना? सुनिए ना. अच्छा, यहाँ से वहाँ कैसे सुनिए? कोई रीजन? तू कैसे आ गया था? तू पहले कहाँ पर? हाँ? ओके. सो दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट? नेक्स्ट क्या लिखो बता? What should be the next equation? सुन लिया. But it is kinetic energy conservation, right? कि स्टेज 1 के पास कितना काइनेटिक एनर्जी था? हाफ m1 u1 square plus half m2 u2 square that is equal to. और फाइनल स्टेज में कितना काइनेटिक एनर्जी है, राइट? इस स्टेज में it is half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Is that clear? Okay, fine. हाफ हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पर हमने m1 को कॉमन लिया था, यहाँ पर अगर मैं m1 को कॉमन लूँ तो क्या बचेगा? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. Is that clear? और that is equal to, यहाँ से अगर मैं m2 को कॉमन लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. So let us say this is equation 2. Let us say this is equation 2. Is that clear? पक्का? कुछ अच्छा दिख रहा है दोनों इक्वेशंस? कुछ देख के करने का कुछ मन कर रहा है इन दोनों इक्वेशंस को देखने के बाद? क्या करोगे? डिवाइड. एग्जैक्ट. बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच विल कैंसिल आउट, राइट? तो अभी अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा बोलो? दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस 1. तो u1 माइनस v1, यहाँ पर भी u1 माइनस v1 है. दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो वहाँ का u1 माइनस v1, यहाँ का u1 माइनस v1 कैंसिल आउट. m1 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट. डायरेक्टली कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तो बचेगा क्या? u1 प्लस v1. एग्जैक्ट. दिस इज u1 प्लस v1. और यहाँ पर क्या बचेगा? सेम स्टोरी. v2 माइनस u2 कैंसिल आउट हो जाएगा. m2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाद में लिखना. और यहाँ पर क्या बचेगा? दिस इज v2 प्लस u2. ठीक है. इसका नेक्स्ट स्टेप लिखने के पहले एक चीज मुझे बताओ कि इस जगह पर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? कम ऑन, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? समझाया था. कम ऑन, गिव मी अ लाइन. क्या होगा? हाँ, क्या? u1 माइनस या u2 माइनस u1? कैसे पता चलता है? u1 माइनस u2 होगा, u2 माइनस u1 होगा. यहाँ पर कौन किसने अप्रोच करा? 1 2 को अप्रोच करा. तो मैंने 2 को पूछा, 2 बोलो. 1 कितने स्पीड से आ रहा है? सो दिस वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इन दिस केस. बोलो कैसे निकालते?
यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, 2। देखो तुमको मैंने ये सेक्शन पढ़ाया नहीं है। इन दिस केस देखो क्या करना पड़ता है, मैं तुमको एक छोटा सा ट्रिक समझाता हूँ, इसको लेके आगे जाके फिर से डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। देखो जो ऑब्जर्वर होता है ना वो हमेशा रेस्ट में होता है। अभी अगर मैं तुमको पूछूँ ना तो मूव कर रहे हो क्या, तुम बोलोगे सर नहीं, लेकिन बाकी दुनिया मूव कर रहा है, करेक्ट। जैसे कि तुम बस में बैठे हो, दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ जो देखना है वही बताना। अगर मैं तुमको पूछूँ तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तुम बोलोगे सर मैं तो अपनी जगह पर ही हूँ, लेकिन बाहर जो वो ट्री है ना वो पीछे जा रहा है, वो घर है ना वो पीछे जा रहा है। इज दैट क्लियर? मतलब ऐसा समझ लो कि जो देखता है, जो ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा अपने आप को रेस्ट में होता है, फिर वो बाकी दुनिया को देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पर M2 को पूछा कि M1 कितने स्पीड से आ रहा है, राइट? M2 को पूछा कि M1 कितने स्पीड से आ रहा है, दैट मीन्स M2 इज द ऑब्जर्वर नाउ, करेक्ट? कम ऑन, M2 इज द ऑब्जर्वर नाउ। और मैंने क्या बोला था कि जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा रेस्ट में रहता है। तो दिमाग में ये छोटा सा ट्रिक यूज करना कि अगर M2 को ऑब्जर्वर बनाना है, इसको रेस्ट में लाने के लिए हमने U2 पीछे लगाया ना, तभी ना ये रेस्ट में आएगा। जस्ट एक टेक्निक है। तो अगर तुमने M2 के साथ पीछे U2 लगाया तो M1 के साथ भी तुम पीछे क्या लगा दोगे, U2 लगा दो। ठीक है, ये टेक्निक समझ में आ रहा है? तो अभी M2 का वेलोसिटी कितना है, M2 का वेलोसिटी कितना है, अभी 0 है। मतलब कौन देख रहा है, M2 देख रहा है। मैंने क्या सिखाया था कि जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा रेस्ट में रहता है। इज दैट क्लियर? द ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। तो बोर्ड में फोकस करना चाहिए, बोर्ड है ना, करो। ओके, द ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट इन दिस केस। इज दैट क्लियर? तो ऑब्जर्वर अगर हमेशा रेस्ट में है तो उस हिसाब से यहाँ पर हमने M2 को ऑब्जर्वर बनाया, और M2 को दिख रहा है कि M1 जो है उसकी तरफ कितने स्पीड से आ रहा है, U1 माइनस U2 से आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट? व्हाट इज द स्टेप? व्हाट इज स्टेप 1? जो देख रहा है उसको रेस्ट में लेके आओ। कैसे लाया हमने रेस्ट में? वेलोसिटी पीछे U2 लगाया, और उसको रेस्ट में लाने के लिए तुमने जो भी चेंज किया एग्जैक्टली वैसा चेंज तुमको दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी करना है। अगर तुमने M2 के साथ पीछे U2 लगाया तो इसमें भी तुम पीछे U2 लगाओगे। तो M2 हो गया रेस्ट में, और M2 दिख रहा है कि M1 उसके तरफ आ रहा है विद स्पीड ऑफ व्हाट, U1 माइनस U2। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन दिस केस इज U1 माइनस U2, राइट? इज दैट क्लियर? एंड व्हाट अबाउट दिस केस? यहाँ पर तो सेपरेशन हो रहा है। सो इन दिस केस विल टॉक अबाउट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और वो क्या होगा, सेपरेशन मतलब M1 को दिख रहा होगा कि M2 दूर जा रहा है। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। M2 को दिख रहा होगा कि M1 को दिख रहा होगा कि M2 दूर जा रहा है। तो कौन है ऑब्जर्वर? करेक्ट। अभी M1 को क्या दिखाई देता है, उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कम ऑन, जो स्टेप सिखाया, M1 को जो क्या दिखाई देगा वो निकालने के लिए स्टेप 1 क्या है? और स्टेप 1, हाँ, ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर? यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है? M1 को रेस्ट में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा? कितना बोलो? V1, एग्जैक्टली। ये हमने V1 लगाया, ये बन गया ऑब्जर्वर। बात समझ आया? क्योंकि ये तो अभी रेस्ट में आ गया। सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप था कि तुमने जो भी चेंज किया ऑब्जेक्ट के साथ भी वही चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना? पीछे V1 लगाए, इस पर हम क्या लगाएंगे? पीछे V1 लगाएंगे। इज दैट क्लियर? अभी कहानी क्या है, अभी जो ये पिक्चर है, दिस इज एज सीन थ्रू द आईज ऑफ M1। M1 को ये दिखाई दे रहा है कि M1 बोलेगा भाई साहब मैं तो मूव नहीं कर रहा, मुझे दिख रहा है कि M2 मुझसे दूर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ व्हाट, V2 माइनस V1। क्या है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? सो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? दैट इज V2 माइनस V1। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस, V2 माइनस V1। कोई डाउट? कम ऑन, और एक बार। अगर मुझे किसी के रिस्पेक्ट में देखना है तो वो बन जाएगा ऑब्जर्वर। उसको ऑब्जर्वर बनाने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हाँ, कम ऑन, ऑब्जर्वर को रेस्ट में लाना पड़ेगा। कैसे? ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही वेलोसिटी लगा दो। स्टेप 2, सेम चेंज ऑब्जेक्ट के साथ भी करना।
right? Okay, so this is velocity of approach, this is velocity of separation. u1 minus u2 is velocity of approach, and v2 minus v1 is what? Velocity of separation. Is that clear? Now let us get back to what we were discussing. याद है ये कैसे आया था? कुछ तो बोलो. ठीक. So यहाँ पर u1 है, यहाँ पर u2 है. हमने u1 minus u2 को इधर लिख दिया, और यहाँ पर v2 है. v1 किस तरफ लेके चलेंगे तो v2 minus v1 होगा. क्या तुम लोगों ने इसको कभी पहले देखा है? कहाँ देखा है? This is velocity of approach. Is that clear? तो क्या मिला हमको? This is velocity of approach. क्या तुमने v2 minus v1 को कभी पहले देखा है? मेरे जो है velocity of separation. तो यहाँ पर this is velocity of separation. So this is a very important result that we have derived. In case of perfectly elastic collision, समझ में मैंने क्या कहा? In case of perfectly elastic collision, approach वाला velocity and separation वाला velocity दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है. हमेशा नहीं. कब? Only in case of perfectly elastic collision. क्योंकि collision 3 कैटेगरी का होता है. बोला था ना perfectly elastic. दूसरे एक्सट्रीम क्या है? perfectly inelastic. आटे का गोला. इनइलास्टिक बोलूँगा तो दिमाग में क्या आएगा? आटे का गोला. और उसका बीच वाला केस वो क्या है? इनइलास्टिक, जहाँ पर पार्शियल डिफॉर्मेशन एंड पार्शियल डिफॉर्मेशन दोनों रहते हैं. इज दैट क्लियर? ओके. अभी देखो इसके बेसिस पे ना, इसी के बेसिस पे हम एक रेशियो डिफाइन करेंगे. एक मिनट थोड़ा पॉज करना उसमें. सो अभी इधर कमा, अभी ना हम एक रेशियो डिफाइन करेंगे. क्या डिफाइन करेंगे? रेशियो. ठीक है. सो एक रेशियो है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं. प्लीज अभी पंचायती नहीं, आराम से बैठ के देखो. पंचायत देखा तुम लोगों को? पंचायत वो सीरीज आया था, वो देखा तुमने? जीतू भैया का आया था. देखा नहीं? देखा नहीं? कितने लोगों ने देखा पंचायत? 1 2. तुम लोग बाकी क्या देखते हो? सीरीज देखते हो? नहीं. मैं तो वो देख लिया. 2 देख लिया? बढ़िया. मैंने भी देख लिया. 1 भी देखा, 2 भी देखा. पता लोग देखा ना भाई? वो पूरा देख, वही मजेदार है. मनी हेस्ट देखा है? सर आपने असुर देखा है? नहीं, असुर नहीं देखा. वो किस में था यार? कहाँ पर, कौन से में है? हाँ, सोनी लिव नहीं है मेरे पास. नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, फिर Z5 है. लॉकडाउन में तो यही क्या मैंने. हाँ हाँ, वो तो देखा, दोनों देखा. मैं वो तो मैंने मनी हेस्ट देखा है, बहुत बढ़िया है दोनों सीजन. स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है? कितने लोगों ने? रेन देखा? रेन नहीं देखा? अच्छा सीजन. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखा ना अभी? इस पे चलते हैं अभी. ठीक है ना? वी टॉक अबाउट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ओके. नाउ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज अ रेशियो. ऊपर एक न्यूमरेटर, नीचे एक डिनोमिनेटर. ऊपर हम क्या देखेंगे? वेलोसिटी ऑफ. पढ़ा है तुमने ये चीज़ पहले कभी? नहीं देखा ना? सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है दैट इज ऊपर आएगा. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नीचे क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये एक रेशियो है जो तीनों कोलिशन के लिए हम डिफाइन करेंगे. 3 कोलिशन क्यों बोला? बिकॉज देयर आर 3 डिफरेंट कोलिशंस. एक क्या है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन. दूसरा क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक. तीसरा इनइलास्टिक. तीनों के लिए हम ये डिफाइन करेंगे. ठीक है. और इस पर्टिकुलर कोलिशन के लिए, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, ई का वैल्यू क्या है? 1 है. राइट? अभी तो प्रूव किया है. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सो इन दिस केस फॉर perfectly elastic collision हम E का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं. इज दैट क्लियर? पक्का? यहाँ तक समझ में आया? चल पॉज कर, यहाँ तक लिख के रखो. ओके. सो नेक्स्ट जो अभी बारी है, दिस इज द नेक्स्ट एक्सट्रीम कैटेगरी ऑफ कोलिशन.
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। कल बताया था ना कि अगर दो बॉडीज परफेक्टली इनइलास्टिक हो, एक बार जाके वो लोग एक दूसरे के साथ टकराते हैं, डिफॉर्म होता है, दब जाते हैं, एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, उसके बाद रिफॉर्मेशन नहीं होता। So they don't have a tendency to push each other away. So what will happen? They will go, they will hit each other and stick together. चिपक जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? रिफॉर्मेशन होने से क्या होता है? रिफॉर्मेशन होने से when they will try to open up again, then they will push each other away. बट यहाँ पर रिफॉर्मेशन का कोई टेंडेंसी नहीं है, तो चिपक जाएगा ना वो लोग। Is that clear? तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो। Only there is stage 1, दिख रहा है? There is stage 1 and there is stage 2. Stage 3 है ही नहीं. There is no separation. They come together, they hit each other and they stick together and move together as a single object. एक single object जैसा ये finally move करते हैं. And we shall use the same set of equations. The first equation, which is always valid, whatever be the type of collision, is that we can conserve momentum. क्यों? सर आपने फिर से वही दो बॉडीज लिए, दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया और आपने दोनों को कंसिडर किया सिस्टम में, तो वो अंदर का जो कोलाइडिंग फोर्सेस है, दे विल बी इंटरनल फोर्सेस. वी ऑल नो दैट इंटरनल फोर्सेस विल ऑलवेज कैंसिल आउट ईच अदर. सो यस, मोमेंटम कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड. चाहे वो परफेक्टली इलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, इनइलास्टिक कोलिशन हो, मोमेंटम कंजर्वेशन वाला इक्वेशन क्या होगा, हमेशा सही होगा. क्या हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन बोल सकते हैं यहाँ? कैन आई से दैट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन दिस कोलिशन? हाँ, नहीं बोल सकते. क्यों? डिफॉर्म हो गया ना. डिफॉर्मेशन हुआ क्या? डिफॉर्म हो गया मतलब स्प्रिंग दब गया ना. तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, दब गया ना ऑलरेडी. बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है. सो इन दिस केस हम काइनेटिक एनर्जी वाला कंजर्वेशन रूल यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते. काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन में ही वैलिड है. बट momentum conservation is valid everywhere, right? So if I use the equation in this case, try to understand. Okay, one more thing. What is the velocity of approach in this case? टू को 1 कितने स्पीड से आते हुए दिख रहा है? यहाँ पर u2 लगा दूंगा, यहाँ पर u2 लगा दूंगा, u1 minus u2. So in this case there is u1 minus u2. Can you tell me what is the velocity of separation in this case? Exactly. सर वो तो 0 होगा. सेपरेट कहाँ हो रहा है? मैं अगर 1 को पूछूँ 2 कहाँ है, बोलो मेरे साथ ही है, हमेशा ही मेरे साथ, राइट? सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस? 0. सो व्हाट अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. इन दिस केस इट इज व्हाट? 0. तो अगर तुमको क्वेश्चन में कभी भी E इक्वल टू 0 दिखता है और कुछ लिखा नहीं है कि कैसा कोलिशन है, इट इज अंडरस्टूड दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ perfectly inelastic collision. E1 दिखेगा तो perfectly elastic collision. ठीक है. ओके, अभी अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 दैट इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 इंटू v, राइट? तो अगर तुमको कोई पूछे चिपकने के बाद कौन से वेलोसिटी से दोनों एक साथ ट्रैवल करते हैं, यहाँ से निकाल दोगे. दिस इज द वेलोसिटी with which both the bodies are moving together as a single object. So यहाँ से हम v निकाल सकते हैं. v in this case is nothing but m1 into u1 plus m2 into u2 divided by what? Divided by m1 plus m2. ये तो बहुत यूज़ करेंगे, we'll use this a lot of times. Is that clear? कोई डाउट? बढ़िया है. अभी लास्ट क्या डिस्कशन करने वाले हैं? We are going to talk about inelastic collision. ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ मैं लिख के देना चाहूँगा कि ऐसे सिनेरियो में काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज मच लेसर एज कम्पेयर टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का एक मेजर टुकड़ा बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रह जाता है. ठीक. इनइलास्टिक दोनों के बीच लाई करता है, दोनों बॉडी से आके टकराएगा, डिफॉर्म होगा और पार्शियल रिकवरी होगा. पार्शियल रिकवरी का मतलब क्या है? फुल रिकवरी नहीं होगा, पार्शियल रिकवरी होगा. सो द बॉडीज विल गेट सेपरेटेड
but they will still have some deformed portions, which means some amount of the initial kinetic energy is still inside the body in the form of potential energy. समझ में? ऐसा सोच लो, इनिशियली 100 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी था, टकराया, 50 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, रिफॉर्मेशन के बाद 30 जूल्स फिर से काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, लेकिन 20 जूल 20 जूल्स इज स्टिल इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पर इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, in case of inelastic collision I can say that yes, kinetic energy final is less than kinetic energy initial. maximum loss of kinetic energy कब होगा? perfectly inelastic collision है, because यहाँ पर recovery होता ही नहीं. तो यहाँ पर इनफैक्ट मैं ये लिख सकता हूँ maximum loss of kinetic energy, बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का. लॉस इन द सेंस मतलब कन्वर्ट होके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके जैसा नहीं, इससे कम ही हो, कि थोड़ा बहुत रिकवरी तो हो ही जाता है. इज दैट क्लियर? अरे बोलो ना. मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन क्या होगा? m1 into u1 plus m2 into u2 that is equal to नेक्स्ट वाला डायग्राम, स्टेज 3 वाला डायग्राम पता है ना, मैं नहीं बना रहा. स्टेज 3 में m1 v1 से जाते हैं, m2 v2 से जाते हैं. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इट इज m1 v1 प्लस m2, बस. E का वैल्यू क्या होगा? इफ यू लाई बिटवीन द टू कंडीशंस, E equal to 0 is one extreme condition, E equal to 1 is the other extreme condition. So in this case E का वैल्यू will be more than 1 but sorry more than 0 but less than 1. दोनों के बीच लाई करेंगे. करेक्ट? बस ये है. These are the 3 different collisions that we are talking about based on the nature of the colliding bodies. ठीक, समझ में आया? पॉज करना. ओके, now we are going to talk about a new concept, that is line of impact. नाम सुनकर क्या लगता है? line of impact. impact मतलब this direction के along collision हुआ, जिस लाइन के along collision हुआ. And how do you identify this? ध्यान से देखो. There are two balls. I've taken a very simple case. एक मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, दूसरा रेस्ट पे. करेक्ट? अच्छा, अभी ध्यान से देखो, वेलोसिटी इस तरह है, वेलोसिटी इज अराउंड दिस डायरेक्शन, राइट? अभी जाके ये जाके जब इसको हिट करेगा, when they will hit each other, right? understand? तो ध्यान से देखो, because of this collision जो forces develop होगा, F, ये इसको धक्का देगा F फोर्स से, और ये भी इसको क्या करेगा? धक्का देगा पीछे F फोर्स से. सो जिस लाइन के अलाउ तुम्हारा कोलाइडिंग फोर्सेस एक्ट करता है, क्या बोला मैंने? जिस लाइन के अलाउ जो फोर्सेस है, कोलाइडिंग फोर्सेस, कोलिशन के वक्त जो इम्पैक्ट फोर्सेस है, इसको इम्पैक्ट फोर्स भी बुला सकते हो या कोलिशन फोर्स भी बुला सकते हो. जिस लाइन के अलाउ ये फोर्स लगता है, उसी लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट. इन दिस केस द लाइन इज नॉट हॉरिजॉन्टल, बिकॉज उसी लाइन के अलाउ क्या लग रहा है? तुम्हारे फोर्सेस लग रहे हैं. कोलिशन के वक्त क्या के जो फोर्सेस है वो जिस लाइन में लाई करेंगे, जिस लाइन में सोए हुए रहेंगे, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट. इज दैट क्लियर? जैसे कि सेकंड केस में एक बॉल नीचे है, बड़ा सा है, दूसरा बॉल ऊपर से आ रहा है v वेलोसिटी से. ये जाके जब इसके साथ टकराएगा तो देखो ये छोटा वाला बड़े वाले के सर पे हिट कर रहा है, राइट? और हमने एनएलएम के चैप्टर में जब हमने एफबीटी पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा होगा कि ऐसे केस में फोर्स कैसे लगता है? हाउ इज द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द टू स्पेयर्स? नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा? हम क्या करते हैं? वी ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट, और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है. कमाल यार, वी ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट, उसके परपेंडिकुलर होता है. तो इसने इसको इधर फोर्स लगाया, इसने इस पे इधर फोर्स लगाया, राइट? तो ये जो कोलाइडिंग फोर्सेस है, ये कौन से लाइन में लाई कर रहा है? along which line are this forces lying? This forces are lying along this line. So this is called as line of impact. बात समझ आए? वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल. कोलिशन होगा, कोलिशन के वक्त जो कोलाइडिंग फोर्सेस है जिस लाइन के along लाई करेगा, that is line of impact. So the next question is, sir, why are we learning about line of impact? क्योंकि मैंने तुमको लास्ट क्लास में समझाया था कि इस क्लास के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उसको अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज कर सकता हूँ, बेस्ड ऑन मार्क्स, बेस्ड ऑन हाइट, बेस्ड ऑन वेट. सिमिलरली कोलिशंस को भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं.
जो लास्ट वाला कैटेगरी हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया, वहाँ पर हमने मटेरियल के नेचर पे डिपेंड किया कि यार ये मटेरियल होगा तो इलास्टिक होगा, ये मटेरियल होगा तो इनइलास्टिक होगा। और अभी हम जो कोलिशन को कैटेगराइज करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसा है उसके बेसिस पे कोलिशन को दो भाग में डिवाइड करेंगे, दो कैटेगरी में सेपरेट करेंगे। इफ यू सी द फर्स्ट कैटेगरी, द वेलोसिटीज, द इनिशियल वेलोसिटीज, द लाइन ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज and the line of impact is the same. Did you get my line what I'm trying to say? कि इन दोनों, ये तो रेस्ट में है, मैंने सिंपल केस ली। तो इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ था? इनिशियल वेलोसिटी वाज हॉरिजॉन्टल, कम ऑन यार, इनिशियल वेलोसिटी वाज हॉरिजॉन्टल and line of impact is also horizontal, so they are the same. That means the initial velocities lie along the line of impact. Come on यार, यहाँ पर अलग है या नहीं? Is this different? This is different, right? Because यहाँ पर line of velocity तो horizontal है, but line of impact थोड़ा inclination पे, they are not along the same line. समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? They are not along the same line. So this is the major difference between these two kinds of collision. और इसी line of impact के लॉजिक से हम collisions को फिर से दो कैटेगरी में भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी जिस लाइन में है उसी लाइन में अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है या उसी लाइन के अलावा इम्पैक्ट होता है तो इस कोलिशन को हम बोलेंगे हेड ऑन कोलिशन, हेड टू हेड कोलिशन। क्या बोलेंगे हम? हेड टू हेड। तो इस कोलिशन का जो नाम होगा, एक मिनट, ओके, इस कोलिशन का जो नाम होगा दिस इज हेड ऑन कोलिशन, मतलब हेड टू हेड, सर टू सर, करेक्ट। और यहाँ पर सिचुएशन अलग, इनिशियल वेलोसिटीज, दिस इज इनिशियल वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटी का लाइन इस तरह है एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट देयर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो इस कोलिशन का नाम होगा ऑब्लिक कोलिशन। We'll call this as what? We'll call this as oblique collision। क्या बोलते हो? समझ में आया ना क्या क्या? सिंपल था, एकदम सिंपल। थोड़ा पॉज करना।